नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, नियोजित विकास की राजनीति। और नियोजित विकास की राजनीति का एक वीडियो हमने देख लिया था। ये हमारे संपूर्ण 12th क्लास के नोट्स हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनका राजनीति विज्ञान कमज़ोर है, उनका बेसिक फाउंडेशन कमज़ोर है, या उन्होंने पहले सब कुछ चीज़ें पढ़ रखी है लेकिन उनका ठीक से बेसिक ठीक नहीं है, उनके लिए। और इसके साथ में ऐसे विद्यार्थी जो 12th क्लास में हाल ही में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हैं। तो 2 विद्यार्थियों के लिए है। पहला तो उनके लिए जिनका बेसिक कमज़ोर है, और दूसरा उनके लिए जो विद्यार्थी हैं जो अभी 12th क्लास में हैं। तो दोनों के लिए उपयोगी ये वीडियो है। और ये पीडीएफ जो मैं आगे निकाल रहा हूँ, ये सारे बात हम पहले कर चुके हैं। ओके, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, अब तक हम 1 और चैप्टर 2 की बात कर चुके हैं। और लास्ट वाले वीडियो में हमने यहाँ से बात की थी, और उस यहाँ से हमने बात की, और इसमें हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में प्लानिंग कमीशन के बारे में देखा था, नियोजित विकास के बारे में देखा था, वामपंथी और दक्षिणपंथी के बारे में देखा था, और भारत के विकास के अर्थ का देखा था। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे बॉम्बे प्लान के बारे में। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान तक तो आप इससे पहले का वीडियो में देख लेना। अब देखो बॉम्बे प्लान क्या है। देखो, बॉम्बे प्लान का मतलब ये है कि 1940 की बात है, जब देश आज को आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन ये हो गया था भाई देश आज़ाद होगा। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कि कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ उद्योगपतियों ने क्या किया कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। और ये आपको बताया कि जो अब आज का हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है, इनको मिलकर पहले बॉम्बे स्टेट बोला जाता था। तो इसलिए ये मुंबई में बैठ के बनाया गया, इसके ये बोलते हैं बॉम्बे प्लान। और कौन बनाता है? तो पूंजीपति लोग बनाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये कह रहे थे कि भाई स्वतंत्र देश हो जाएगा तो उसके बाद में कैसे देश की अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए फिर देश आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद में ऐसे कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने ऐसे कहते हैं जो अर्थव्यवस्था है इसको मिश्रित भी रखा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे प्लान के तहत ये कहा था कि भाई देश के आज़ाद होने के बाद में कैसी अर्थव्यवस्था होगी, इसकी रूपरेखा बनाई थी इन्होंने। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें JRD टाटा थे। ये जो हमारे जो है ना रतन टाटा, उनके परिवार में रहे ये, उनके पूर्वज थे। फिर घनश्याम दास बिड़ला, तो देखो टाटा है, बिड़ला है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये देखो। अरदेश दलाल, कस्तूरबाई लालबाई, जॉन मथाई, लाला श्री राम, अरदेशी श्राफ, ये सारे क्या थे? वो पूंजीपति थे जो बॉम्बे प्लान बनाते हैं। ओके, आगे हम कहते हैं उद्देश्य क्या था, कि उद्देश्य ये था कि भारत की जो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है ना, जो प्रत्येक व्यक्ति की आय है ना वो बढ़े। और इसके लिए ये रखा गया 15 वर्ष के अंदर अंदर बढ़े ये आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। अगर कोई व्यक्ति दिन के 300 रुपये कमा रहा है उस समय के हिसाब से, तो वो 600 रुपये कमाए, ये इनका विचार था। तो ये क्या कर रहे थे, उद्योगपति क्या कर रहे थे कि ये क्या नए नए इनोवेशन पर बात कर रहे थे। ओके, तो ये था बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान के बाद में अगर हम, यही तो क्या है बॉम्बे प्लान क्या है, कि थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ झुका हुआ था। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये सरकार को सुझाव दे रहे थे। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है किसके बारे में, योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग नहीं है, लेकिन आपके जो 12th क्लास की इसी सिलेबस में योजना आयोग दे रखा है। वर्तमान में ये काम नहीं कर रहा, इसकी जगह वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है।
लेकिन ये पूछा जाता है योजना आयोग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग विकास के लिए क्या बताता है, ये वे बताता है कौन सी नीति अच्छी रहेगी, कैसा फैसला है, मतलब सरकार को क्या देता है ये एक सुझाव देने वाली संस्था है, ठीक है। और ये क्या करे, योजना तैयार करती है, ओके। और ऐसे कहते हैं कि जब ये योजना आयोग इसलिए आया कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उसके बाद में जो यूएसएसआर है, ठीक है, यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, यूएसएसआर में भी ऐसी योजनाएं चली थी। इसलिए ऐसे कहते हैं कि भारत में भी ऐसी योजना चले, इसके लिए ऐसे कहते हैं कि योजना आयोग जैसी संस्थाएं हमारे पास आई। और ये क्या करती थी, योजना आयोग की प्रत्येक 5 साल के लिए क्या कर देगी, प्रत्येक 5 साल के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। इसी से हमारे निकला है पंचवर्षीय योजना। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है इसको, केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं कि इसमें जो एक हिस्सा है वो तो कैसे होगा, गैर योजना का व्यय होगा। और ऐसे कहते हैं कि जो खर्च हैं, एक तो होगा हमारे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी काम करता है, जिसमें ये होगा सार्वजनिक व्यय है और हमारा जो पब्लिक पैसा है और व्यक्तिगत पैसा है, इन दोनों के हिसाब से ये जो खर्च करने की जो क्षमता है ना, उनको ध्यान में रखा गया है, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या काम करता था, योजना आयोग के क्या काम थे, तो देश के संसाधनों व पूंजी का अनुमान लगाना था, विकास की योजना बनाना था, प्राथमिकता सुनिश्चित करनी थी, भाई कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। और विकास योजना के जो बाधक तत्व हैं, कौन हमारे विकास को रोक रहा है, तो उसके लिए क्या करना था, इसको काम करना था। और प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना था, भाई किस प्रगति से हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो इस प्रकार से जो योजना आयोग है, इसने हमें क्या दी, इसने हमें दी पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये योजना क्या करता था, 5 वर्ष की योजना तैयार करता था। और इसने जो योजना तैयार की वो पहली योजना क्या है, यहाँ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी और ये 5 साल तक रही। और ऐसे कहते हैं कि ये जो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था, इस योजना को हमारी संसद में पेश किया गया था, ठीक है। और ये ऐसे कहते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हम आगे समझाएंगे आपको हेरोल्ड और डोमर मॉडल क्या है। और इसका मुख्य जोर क्या है, कृषि और सिंचाई पर था। भाई हम क्या करेंगे, कृषि और सिंचाई पर ध्यान देंगे, जिससे क्या हो, जिससे हमारे देश के किसानों की हालत और सुदृढ़ हो और सुधरे। और इसका उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजना का, भाई देश में कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देना, शरणार्थी समस्याओं का समाधान करना, जो बाहर से देश में शरण लेने के लिए आ रहे हैं उनको लिए, खाद्यान्न की कमी को दूर करना है, मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य थे। फिर ये है देखो प्रमुख उपलब्धियाँ। इस योजना के समय बांकड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके कि कौन सी नदी घाटी योजना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इससे कौन सी नदी घाटी योजनाएं जुड़ी हुई है, तो ये तीनों आप बता देना, दामोदर घाटी, बांकड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ओके। फिर इसमें ये तो क्या है, उपलब्धि हो गई। दूसरा ये है कि जो हमारी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IITs हैं, इसको भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही स्थापित किया गया था। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी भी शुरुआत की गई इसके तहत ही, किसके तहत, योजना आयोग के तहत, ओके। अब ये हो गई क्या, ये तो हो गई प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ओके।
आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर रहो। ओके, देखो मैं कहाँ तक देखता हूँ। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखो। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, इसके बाद में आती है 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से लेकर 61 तक का कार्यकाल रहता है। अब पहले वाले में तो किस पर ध्यान दे रहे थे? कृषि पर। अब इस पर किस पर ध्यान देंगे? इस पर देंगे, किस पर? उद्योगों पर ध्यान देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान देंगे। ओके, तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया, ये जो हमारे कृषि क्षेत्र थे उस पर ध्यान दिया गया था। और द्वितीय में किसके बारे में ध्यान दिया गया? ये द्वितीय में, एक मिनट रुक जाओ आप, ये देखो, इसमें ये कह दिया कि हम क्या करेंगे, सार्वजनिक जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा देंगे। और इस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसको पीसी महान लोबिस है ना, इसने तैयार किया था, इसलिए इनके नाम से ही है ये। महान लोबिस मॉडल भी कहते हैं। ये क्या करेगी, बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देगी, जैसे लोहे और इस्पात के जो उद्योग है उनको। इसके अलावा इसने क्या किया है, जो हमारे जो सकारात्मक परिवर्तन है इन पर जोर दिया है। और इसकी उपलब्धि ये है कि हमारे यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र बना, जो छत्तीसगढ़ में है, वर्तमान में एमपी में है। वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ में है और पहले एमपी में था। यूएसएसआर के सहयोग से बना था ये हमारे पास। कौन सा? भिलाई इस्पात संयंत्र योजना। तो जैसे क्वेश्चन आया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ क्या है, तो ये बता देना। दूसरा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है, जो यूके के सहयोग से बना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बना है। परमाणु ऊर्जा आयोग 1957 में स्थापित हुई, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसके साथ में देखा हमने योजना आयोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नीति आयोग की बात करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे, और आगे विकास के मॉडल, केरल मॉडल की बात करेंगे, हरित क्रांति की बात करेंगे, श्वेत क्रांति की बात करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ओके, तो आज हमने ये देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और हमने उससे पहले देखा योजना आयोग। तो ये 3 टॉपिक हमने इस छोटे से वीडियो में किए हैं। आपने इतना यहाँ तक सुना, आपका आभार। इस वीडियो, ये थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ पढ़ाई की बात की है, कोई मजाक नहीं की है, इसलिए ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी ये बदल सकता है, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा। इसलिए लगातार ये बोरिंग वीडियो सुनते रहें। देखो क्या पता मुझे लग सकता है बोरिंग, आपको नहीं लग सकता। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।